जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, सेक्टर वाइज एनालिसिस की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो हर एक इकोनॉमी की बैकबोन होता है। दोस्तों, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसी वजह से इस सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हाई है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर अभी निफ्टी की कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग भी नजर आ रहा है और इवन उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म भी किया है। पर दोस्तों, अब सवाल आता है कि हाउ टू सिलेक्ट अ राइट बैंकिंग स्टॉक। तो दोस्तों, इसीलिए हम टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, और फिर टेक्निकली भी चार्ट्स की मदद से, प्राइस एक्शन से और कई सारे इंडिकेटर्स की मदद से समझेंगे कि किस लेवल पर उसे बाय करना सही रहेगा। और दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग जो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं या फिर न्यूज हैं, हम इस वीडियो में उसे भी इंक्लूड करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें, अदरवाइज आप बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमें कई सारे अलग रेशियोज देखने होते हैं, मतलब बाकी सेक्टर्स के मुकाबले हमें कुछ और रेशियोज को एनालाइज करना होता है। तो चलिए एक एक कर उन रेशियोज को भी समझ लेते हैं और उन रेशियोज को टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कंपेयर कर देखते हैं कि कौन सा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो रेशियो है वो है पीबी रेशियो, और पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। दोस्तों, ये हमें बताता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अगर पीबी रेशियो 1 से कम है तो स्टॉक को अंडर वैल्यूड माना जाता है, और वहीं स्टॉक अगर पीबी रेशियो अगर 3 से अधिक है तो स्टॉक को ओवर वैल्यूड माना जाता है, और अगर पीबी रेशियो 1 से 3 के बीच में है तो स्टॉक को फेयरली वैल्यूड माना जाता है। दोस्तों, पीबी रेशियो को डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब टॉप 10 बैंक्स में पीबी रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का पीबी रेशियो है 3.36%, वहीं आईसीआईसीआई बैंक का है 3.64%। ये 3 के नजदीक है, मतलब नियर बाय फेयरली वैल्यूड इन्हें माना जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का पीबी रेशियो 5.16% है। ये इतने प्रीमियम में क्यों ट्रेड कर रहा है, इसको हम आगे जब रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो समझ आएगा कि ये कोटक महिंद्रा बैंक इतने प्रीमियम में क्यों ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक का 2.07% है, जो कि फेयरली वैल्यूड है। आगे चल के हम देखते हैं तो एयू स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उसका पीबी रेशियो 4.51% है। ये भी काफी ज्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, तो इसके रीजन को हम आगे समझेंगे। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट रेशियो आता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है काफी ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करते वक्त, वह है कासा परसेंटेज। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट। दोस्तों, करंट अकाउंट में बैंक को 0% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वहीं सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का इंटरेस्ट पे करता है बैंक। तो ये जो पैसा है ये बैंक को बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। अब इसे हम सस्ता क्यों कह रहे हैं कि 3 से 4% दे करके जो पैसा बैंक को मिलता है, और जब वो पैसा बैंक लोन के रूप में दूसरे कस्टमर्स को देता है तो उससे पे करना होता है 11 से 12%। तो ये जो 3 से 4% है, यहाँ 11 से 12%, तो ये 7-8% का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट का मार्जिन है, ये बैंक को मिल जाता है। तो यही जो बहुत ही सस्ते में जो पैसा बैंक को मिलता है, इसके लिए बैंक कई बार क्या करते हैं, जो न्यूली स्टेब्लिश्ड बैंक होते हैं वो कई बार अपने जो सेविंग अकाउंट का परसेंटेज है, जो इंटरेस्ट वो पे करते हैं, उसे बढ़ा लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बैंक में अकाउंट को खोले। अब अकाउंट ऐसी चीज है कि बार बार कोई स्विच तो करता नहीं है, या बहुत ज्यादा बैंकों में अपना अकाउंट भी नहीं रखता, तो एक बार अगर किसी बैंक में अकाउंट खोल लिया तो फिर उसी में डिपॉजिट वगैरह करता है, एफडी वगैरह करता है। तो इसीलिए कासा परसेंटेज बहुत मायने रखता है कि बैंक के पास कितने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का कासा परसेंटेज है 46.12% का, आईसीआईसीआई बैंक का 46.29% का है, और वहीं कोटक महिंद्रा बैंक का 60.45% का है। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का कासा परसेंटेज इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने भी वही किया था, अपने जो सेविंग अकाउंट्स हैं उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट को पे किया, जिससे कस्टमर्स काफी अट्रैक्ट हुए और काफी ज्यादा अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में खुले। इसकी वजह से कासा बहुत अच्छा है कोटक महिंद्रा बैंक का। एक्सिस बैंक का 44.92% है, इंडस इंडिया बैंक का 41.81% है, ऐसे ही आईडीबीआई बैंक का 50.45% है। और दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो बिजनेस है ये थोड़ा सा अलग है, तो इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। और यस बैंक का 26.14%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 51.75% है। अब दोस्तों, हम कंपेयर करते हैं एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, तो आप देखेंगे कि जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट का परसेंट है वह एनुअली एचडीएफसी बैंक पे करता है 4% का, और वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6% का इंटरेस्ट पे करता है। तो यही जो 2% का मार्जिन एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा, इससे क्या होता है कि कस्टमर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अकाउंट्स खोलते हैं ऐसे छोटे बैंकों में, और धीरे धीरे जब ये बैंक स्टेब्लिश हो जाते हैं, बड़े बैंकों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये अपने इंटरेस्ट परसेंट को धीरे धीरे कम कर लेते हैं। और ये अगर 40-45 के अराउंड है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सब का जो कासा परसेंटेज है ये काफ़ी अच्छा है।
दोस्तों नेक्स्ट है जो कि बहुत ज़रूरी टर्म है बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करते वक्त, नेट एमपीए। दोस्तों नेट एमपीए का मतलब होता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो दोस्तों अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक का नेट एनपीए है 0.4% का, वहीं आईसीआईसीआई बैंक का है 1.24% का। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक 100 रुपये एज अ लोन कस्टमर को देता है, तो उसमें से जो 100 रुपये का 0.4% है, मतलब 40 पैसे एचडीएफसी बैंक को वापस नहीं मिलते। वहीं ये रेशियो आईसीआईसीआई बैंक में 1.24% का है, मतलब 100 रुपये देने पर आईसीआईसीआई बैंक को 1.24 जो रुपए हैं वो वापस नहीं मिलते। तो दोस्तों ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा बैंक के लिए अच्छा है, और ये भी इससे बैंक के मैनेजमेंट का भी को भी एनालाइज किया जा सकता है और समझा जा सकता है कि बैंक अपने कस्टमर को किस तरीके से या अच्छे से पहचानता है या नहीं पहचानता, क्योंकि इससे पता चलता है कि कस्टमर जो है, उसके कस्टमर बेस जो है, वो उसको बैंक को इंटरेस्ट के सहित पैसा वापस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, और बैंक अपने कस्टमर को पहचानने में कैसा है। और दोस्तों अगर नेट एनपीए की बात करें तो बंधन बैंक का नेट एनपीए बहुत ही ज़्यादा है, 3.51% है, और यस बैंक का 4.53% है। इतना ज़्यादा नेट एनपीए आमतौर पर बहुत खराब माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो टर्म है ये है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो दोस्तों बैंक के पास जितना भी पैसा है वो जिस भी तरह से आ रहा है, तो जो टोटल पैसा बैंक के पास आ रहा है, अब उस पे बैंक को कितना टोटल पैसा पे करना पड़ता है या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये हमें कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज से पता चलता है। दोस्तों कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज जितनी ज़्यादा कम होगी उतना प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा। और दोस्तों इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कासा परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कई बार बैंक्स क्या करती हैं, अपने जो सेविंग अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट को हाई कर लेती हैं, और ये भी चीज़ कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज से पकड़ी जा सकती है। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक का अगर आप कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज देखें तो ये 3.81% का है, वहीं अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखें तो ये 6.39% का है। मतलब जो पैसा एचडीएफसी बैंक को मिलता है उसमें एचडीएफसी बैंक को 3.81% पे करना पड़ता है, और वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यहाँ 6.39% पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस आ रहा है 6.39 और 3.81 में, इतना जो प्रॉफिट का मार्जिन है ये एचडीएफसी बैंक को अलग से मिल रहा है। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही बैंक के लिए फायदा है। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज है 3.92%, वहीं कोटक महिंद्रा का है 3.79%। आप देखेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक है वो कई सारे पैरामीटर्स और फैक्टर्स में एचडीएफसी बैंक को भी बीट कर रहा है, और इसीलिए ये जो प्रीमियम है पीबी रेशियो में 5.16% का, ये इतने ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों इसके बाद आता है एडवांसेस ग्रोथ। दोस्तों एडवांसेस ग्रोथ से हमें पता चलता है कि बैंक कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, और पिछले साल के मुकाबले इस साल बैंक ने कितने ज़्यादा लोन बांटा। और दोस्तों एचडीएफसी फर्स्ट बैंक का एडवांसेस ग्रोथ है 20.83% का, जो कि बहुत बढ़िया है। आईसीआईसीआई बैंक का 17.08% है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ भी एचडीएफसी को बीट कर रहा है, यहाँ 21.27% है। एक्सिस बैंक का 15.19% है। ऐसे ही आप आगे देखें तो डायरेक्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एडवांसेस ग्रोथ परसेंट 33.19% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पर दोस्तों जब भी हम एडवांसेस ग्रोथ को देखते हैं तो उसके साथ दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें कंसिडर करने होते हैं। पहला नेट एनपीए, क्योंकि उससे पता चलता है लोन तो ज़्यादा बांटा जा रहा है पर वो सही जगह सही कस्टमर को बांटा जा रहा है कि नहीं बांटा जा रहा है, वो पैसा वापस आएगा विद इंटरेस्ट कि नहीं आएगा और कितना आएगा। और दोस्तों सेकंड जो है वो है CAR %, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इससे पता चलता है कि जिस स्पीड से जिस तेजी से बैंक ग्रो कर रहा है आगे फ्यूचर में उसी तेजी से बैंक ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, उतना सरप्लस कैश बैंक के पास है कि नहीं। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक का CAR % है 18.79%, आईसीआईसीआई बैंक का है 19.12%, कोटक महिंद्रा बैंक का 22.26% और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 23.37%। दोस्तों यह जो नंबर है वो अगर 17 के ऊपर है तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि बैंक कितनी तेजी से आगे फ्यूचर में ग्रोथ ला पाएंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है NIM %, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो दोस्तों मान लीजिए कि बैंक 3 से 4% का इंटरेस्ट पे करता है सेविंग अकाउंट पे, और वहीं 12% का इंटरेस्ट चार्ज करता है जब वो किसी कस्टमर को लोन देता है। तो ये जो 7 से 8% का मार्जिन है ये तो इंटरेस्ट मार्जिन बैंक के पास हो गया, पर बैंक सारा पैसा तो लोन में भी नहीं दे सकता, और फिर कुछ पैसा बैंक को RBI के पास भी रखना होता है। तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा देने के बाद, RBI के पास पैसा रखने के बाद जो पैसा बैंक के पास बचता है, जो इंटरेस्ट या जो मार्जिन बैंक के पास बचता है, उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज एचडीएफसी बैंक का है 3.64, आईसीआईसीआई बैंक का है 3.55, कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ भी सबसे ज़्यादा है 4.05, एंड आगे चल के यहाँ पे बंधन बैंक का ये है 6.58%, आईडीबीआई बैंक का 3.59%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ये काफ़ी ज़्यादा है 4.8% का, यस बैंक 2.32% एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है 5.4% का। दोस्तों नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज है ये है ROA %।
दोस्तों आरओए का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये बैंक के लिए एसेट क्या है और लायबिलिटीज क्या है। तो दोस्तों बैंक जो लोन पे करता है अपने कस्टमर्स को, वह तो बैंक के एसेट्स में आता है, और वहीं जो डिपॉजिटर्स पैसे देते हैं बैंक को, वो बैंक की लायबिलिटीज में आता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि एक बैंक है जिसने टोटल 100 रुपए मार्केट में दिए हुए हैं, तो अब जो उन 100 रुपए पे मार्केट को रिटर्न मिलेगा वह उसका हो जाएगा रिटर्न ऑन एसेट। तो दोस्तों अगर रिटर्न ऑन एसेट 1 से भी कम है, क्योंकि 1 को तो बेंचमार्क माना जाता है कि 1% भी अगर बैंक नहीं कमा रही तो फिर काम ही क्या कर रही है और क्यों कर रही है। तो दोस्तों अगर 1% से भी कम है तो इसे तो बहुत खराब माना जाता है, और यही अगर 2 के करीब है या 2 के आसपास है तो उसे बैंक को बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों HDFC बैंक का रिटर्न ऑन एसेट है 1.94%, जो कि बहुत ही अच्छा है, और ICICI बैंक का 1.77% है। कोटक महिंद्रा बैंक का 2 से भी ज़्यादा है, 2.11% का है, जो कि बहुत ही शानदार है। और दोस्तों अगर आप नीचे देखें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1.87% है। दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है फंडामेंटली। एंड दोस्तों एक और पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी को या फिर स्टॉक को एनालाइज करने का, उसके वैल्यूएशन को चेक करने का, PE रेशियो को चेक करना, मतलब प्राइस टू इक्विटी को चेक करना। तो दोस्तों यहाँ HDFC बैंक का प्राइस टू इक्विटी है 21.62% का, ICICI बैंक का है 24.71% का। अब इसे हम कंपेयर किससे करें, तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक जो इंडस्ट्री है उसका जो ओवरऑल सेक्टर का जो PE रेशो है उससे हम कंपेयर करके पता लगाते हैं कि अभी ये फेयरली वैल्यूड है या रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इंडस्ट्री का अभी जो PE चल रहा है वो है 25.75% का, तो उसके हिसाब से HDFC बैंक अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, और ICICI बैंक भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, और कोटक महिंद्रा बैंक का PE रेशियो 42.58% का है, जो कि काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ओवर वैल्यूड है, और इसका PB रेशियो भी हमने देखा था तो 5.16% का है। तो और क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है तो इसी वजह से ये काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। आगे हम देखें तो बंधन बैंक का जो PE रेशियो है ये 72.78% का है। इसका रीज़न ये है कि जो बंधन बैंक है उसने 2022 है उसमें जो प्रॉफिट है इसका 2021 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, नेगेटिव में है, तो इस वजह से काफ़ी हाई प्रीमियम में इसको दिखाया जा रहा है कि जो प्रॉफिट जो इसने कमाए हैं उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों वहीं देखें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, 36.7% का इसका PE है, इसका PB रेशियो भी 4.51% का है, और इसके भी जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो दोस्तों आगे चल के हम HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक की बैलेंस शीट साइज पिछले 3 साल में कंटिन्यूसली ग्रो हुई है, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3 साल में कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है। अर्निंग पर शेयर जो कि 48 रुपीज़ था वो अब 66.8 रुपीज़ हो गया है 3 सालों में। डिपॉजिट्स भी कंटिन्यूसली 3 साल में इंक्रीज हुए हैं, एडवांसेस भी 3 साल में इंक्रीज हुए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9% की मेंटेन की हुई है। ग्रॉस एनपीए के बारे में हमने बताया था कि एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो जितने ज़्यादा कम हो उतना अच्छा है, तो पिछले साल 1.32% था, इस साल 1.17% है, तो ये भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट भी कंटिन्यूसली 3 साल में बढ़े हैं। डिविडेंड 15.5 का है। कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो 36 का मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों एक और चीज़ जो हमें देखनी होती है वह है रुपी अर्न वर्सेस रुपी स्पेंड। ये डाइवर्सिफाइड जितना ज़्यादा रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चेक करनी होती है वो इंटरेस्ट फ्रॉम एडवांसेस जो है वो कितना आ रहा है, और अदर चीज़ों से, अदर सोर्सेज से कितना पैसा बैंक के पास आ रहा है। तो दोस्तों 62.6% जो पैसा है वो इंटरेस्ट के रूप में बैंक को मिल रहा है, और दोस्तों बाकी जो पैसा है ऑलमोस्ट 40% का वो कमीशंस के रूप में, एक्सचेंज ब्रोकरेज के रूप में, इंटरेस्ट इनकम के रूप में, या डेरिवेटिव इनकम के रूप में, या अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के रूप में मिल रहा है। मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाइड है ये भी। और रुपी जो स्पेंड है उसमें जो इंटरेस्ट पे कर रही है, मतलब जो इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक, तो जैसे सेविंग अकाउंट में पे करता है तो उसका जो खर्चा है वो है 40% के आसपास खर्चा उसमें हो रहा है, और फिर बाकी खर्चे में टैक्स, प्रोविजंस, डिविडेंड जो कंपनी देती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे खर्चे हैं। तो फंडामेंटली HDFC बैंक बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है, और इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों नेक्स्ट है ICICI बैंक। तो इसके फाइनेंशियल्स को अगर हम चेक करें तो टोटल डिपॉजिट आप देखेंगे कंटिन्यूसली पिछले 5 साल में ग्रोथ आई है इनमें। टोटल एडवांसेस में भी कंटिन्यूसली 5 साल में ग्रोथ आई है। नेट वर्थ भी कंटिन्यूसली 5 साल में ग्रो हुई है। कैपिटल एडिक्वेसी भी इसने मेंटेन की है 19.16% की, जो कि बहुत ही बढ़िया है। कैपिटल एडिक्वेसी से हमें पता चलता है कि बैंक कितनी तेजी से आगे ग्रो कर सकता है। और दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका 3.23% था 2018 में, वही 2022 में कंटिन्यूसली बढ़कर 3.96% का हो गया है। और नेट एनपीए रेशियो जो कि कम होना चाहिए समय के साथ, तो ये 2018 में ICICI बैंक का 4.8% था, फिर 2.1% हुआ, फिर 1.4%, फिर 1.1%, और अब ये 0.8% है। तो ये काफ़ी इसमें जो कमी हो रही है बहुत ही बढ़िया साइन है ICICI बैंक के लिए।
दोस्तों कोर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट कमा रही है आईसीआईसीआई बैंक, उसमें भी कंटिन्यूसली 5 सालों में ग्रोथ है। स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूसली 5 सालों में ग्रोथ आया है। और दोस्तों एक और बैंक जो कि काफी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा था और रेशियो वाइज काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था, कोटक महिंद्रा बैंक को भी और डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम जो है कोटक महिंद्रा बैंक की, ये क्यूमुलेटिव जो एनुअल ग्रोथ होता है और 15% का कंटिन्यूअस ग्रोथ है इसमें। और दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 14% का एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ आ रहा है इसमें। और दोस्तों करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो कासा रेशियो है वो भी 50.8 से बढ़ करके, जो कि 2018 में था, अब ये 60.7 हो गया है। तो ये भी काफी इसमें ग्रोथ आई है। वहीं दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये एनुअली 18% से ग्रो हुए हैं। डिपॉजिट भी पिछले 5 सालों में 13% से ग्रो हुए हैं। कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो ये भी कंटिन्यूअसली पिछले 5 सालों में 18% से इसमें भी ग्रोथ आई है। अर्निंग पर शेयर जो कि 32.7 था फाइनेंशियल ईयर 18 में, अब वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 60.7 हो गया, इसमें भी 17% की कंटिन्यूअस ग्रोथ आई है। एडवांसेस 10% से एनुअली ग्रो हुए हैं और टोटल एसेट्स में भी 13% का एनुअली ग्रोथ आई है। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, पर ये अभी थोड़े से वैल्यूएशन इसके हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों एक और जो बैंक है जिसको हमने देखा और समझा था कि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेशियो वाइज भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों इससे पहले तो ये समझते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। तो दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ बैंकिंग created by RBI under the guidance of Government of India with an objective of furthering financial inclusion by primarily undertaking basic banking activities to unserved and underserved section including small business unit, small and marginal farmers, micro and small industries and unorganized entities. Like other commercial banks, these banks are undertake all basic banking activities including lending and taking deposits. तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनकी रीच हर एक जगह तक नहीं हो पाती, कॉर्नर कॉर्नर में या फिर कुछ ऐसी जगह रहती हैं जो छूट जाती है कमर्शियल बैंक से। तो दोस्तों ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक रहते हैं वो उनकी जो रीच है वहाँ तक रहती है और ये जो छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं जैसे ऑटो लोन्स, एग्री लोन्स, इस तरीके के छोटे छोटे लोन्स वहाँ के लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और अब तो ये अकाउंट्स भी ओपन करवाते हैं, तो ये इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है, इसे हम आगे देखेंगे। फिलहाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखें टोटल इनकम कंटिन्यूसली 5 सालों में इसमें ग्रोथ आया है, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी कंटिन्यूसली 5 सालों में ग्रोथ आया है, अदर इनकम भी इसकी 994 करोड़ की है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंटिन्यूसली 5 सालों में ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 16.4 है जो कि बहुत ही बढ़िया है। रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करें तो ये अगर 2 के करीब होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, इसका 1.9 है। दोस्तों ग्रोथ मैट्रिक्स में अगर इसे देखें तो ग्रॉस एयूएम जो है इसमें भी कंटिन्यूसली 5 सालों में ग्रोथ है और अर्निंग पर शेयर 36 रुपीज़ का है जो कि बहुत ही बढ़िया है। बुक वैल्यू पर शेयर में भी कंटिन्यूसली 5 सालों में ग्रोथ है। टोटल बैलेंस शीट साइज जो कि इसका 2018 में 18,833 करोड़ का था, वो अब बढ़कर 2022 में 69,078 करोड़ का हो गया है, तो इसमें भी कंटिन्यूसली 5 सालों में ग्रोथ है। ग्रॉस एडवांसेस में भी 5 सालों में कंटिन्यूसली ग्रोथ आया है, डिपॉजिट में भी 5 सालों में ग्रोथ है, शेयर होल्डर्स फंड में भी है, तो ये काफी अच्छा फंडामेंटली लग रहा है। ग्रॉस एनपीए जो जितना ज्यादा कम होगा उतना अच्छा है, तो इसका अराउंड 2 के रहता था 2018 से, ये 2021 में बढ़ के 4.3 हो गया था, पर इसको फिर से कम किया है और 2.0% के आसपास है। और वहीं अगर नेट एनपीए देखें तो ये 0.5 है जो कि बहुत रीजनेबल और बहुत ही कम है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 5 सालों में इसमें भी ग्रोथ है और 75% का है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.7 है, बड़े बैंक्स का भी अक्सर इसी के अप्रॉक्स रहता है, तो ये काफी अच्छा है। अब की रेशियो जो हमने पहले भी देखे थे उन्हें देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका 21 का है, वहीं आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक को आपने देखा 19-20 के आसपास लगभग वो भी ऑफर कर रहे हैं, तो इसका भी 21 का है, काफी अच्छा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें तो ये भी 51.1% का है। एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड 5.9 है। तो दोस्तों फंडामेंटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी काफी अच्छा लग रहा है, पर ये भी अभी काफी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जब हम स्मॉल फाइनेंस बैंक या किसी बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें हमें एक और चीज जो सबसे जरूरी चीज है वो देखनी चाहिए कि उसका जो लोन बुक है वो कितनी डाइवर्सिफाइड है। कहीं किसी एक ही स्पेसिफिक सेक्टर को ही तो सारे लोन नहीं दिए हुए कि अगर उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर मतलब पूरी लोन बुक खराब हो जाए। तो अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल लोन है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन है, होम लोन है, बिजनेस बैंकिंग लोन है, एग्री बैंकिंग लोन है, एनबीएफसी लैंडिंग है, रियल एस्टेट ग्रुप लोन्स हैं। तो इस तरीके के डाइवर्सिफाइड एक फोलियो है, डाइवर्सिफाइड लोन बुक है। तो ये बताती है अगर किसी एक सेक्टर में दिक्कत आ जाए या 2 में आ जाए, ऐसा कुछ होने पर भी इसकी लोन बुक में कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा और ये भी फंडामेंटली काफ़ी एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है।
अब दोस्तों एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमें बैंक में आजकल चेक करना होता है वो है क्रेडिट कार्ड, कि कौन सा बैंक कितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बांट पा रहा है, क्योंकि आजकल जो चलन चल रहा है वो क्रेडिट कार्ड का ही चल रहा है, तो इसको भी चेक करते हैं। HDFC बैंक इज अ मार्केट लीडर ऑफ क्रेडिट कार्ड मार्केट विथ 23.61%, फॉलोड बाय SBI which is 19.17% एंड ICICI बैंक 17.57% और एक्सिस बैंक का है 11.36% का। तो यहाँ भी HDFC बैंक जो है वो लीड कर रही है। सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में ICICI बैंक ही है और थर्ड नंबर पे एक्सिस बैंक है। तो HDFC और ICICI पे तो नजर रखनी होगी क्योंकि फंडामेंटली भी बहुत अच्छी है, क्रेडिट कार्ड भी इशू कर रही है, डाइवर्सिफाइड एक फोलियो है इनका। और बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ पोटेंशियल को देखने के लिए या बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ को देखने के लिए हमें यह चेक करना होगा कि बैंकिंग सेक्टर में जो टोटल डिपॉजिट है वो पिछले कुछ सालों में किस रेट से बढ़ी है या कितना उसमें ग्रोथ आई है। तो दोस्तों इसके लिए जो डिपॉजिट का ओवरऑल मार्केट साइज है उसे चेक करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 16 में ये था 1149 बिलियन डॉलर्स का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़कर के हो गया है 2101 बिलियन डॉलर्स का, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये जो मार्केट साइज है डिपॉजिट्स का। और दोस्तों जो बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे ये पिछले 6 साल के कंपैरिजन में अभी सबसे लोएस्ट रेट पे हैं, मतलब जो नेट एनपीए हम चेक करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में वो अभी पिछले 6 साल में सबसे कम पे हैं ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो। दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करते हैं, तो वो जो फैक्टर है वो है क्रेडिट ग्रोथ। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों द क्रेडिट ग्रोथ ऑफ कमर्शियल बैंक इज एट नियर 9-year हाई ऑफ 15.5% year on year for the week ended August 26. Latest data released by the Reserve Bank of India showed the credit growth is the highest since November 1, 2013 when it was 16.1%. तो दोस्तों नवंबर 1, 2013 के बाद अभी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अपने हाइक पर है और टॉप पर है, ये अभी 15.5% है। दोस्तों इसे आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। और क्रेडिट ग्रोथ को समझने के लिए कि ये क्या होता है, बैंक्स दैट लैंड द मनी फॉर द हायर इंटरेस्ट रेट दिस अर्न्स बैंक एन इंटरेस्ट इनकम, द हायर इंटरेस्ट पेमेंट हेल्प्स बैंक मेक प्रॉफिट, द राइज इन द डिमांड ऑफ लोन्स इज कॉल्ड क्रेडिट ग्रोथ। तो दोस्तों ये जो लोन की डिमांड में जो हाइक है ये जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि बैंक अपने जो इंटरेस्ट है उन्हें भी बढ़ा लेते हैं। तो यही जो डिमांड का बढ़ना और जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना उससे जो प्रॉफिट बैंक को मिलता है यही क्रेडिट ग्रोथ कहलाता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दोस्तों ये तो हुआ कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को भी देखा, एक्टिविटीज़ को देखा, आरबीआई की जो स्टेटमेंट वगैरह आए हैं उसे भी इसमें इंक्लूड किया और टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स का फंडामेंटल एनालिसिस किया। अब दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं, उसके इंडेक्स को चेक करते हैं, फिर जो टॉप जो बैंक्स हैं जो हमने कंसिडर किए थे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उनके भी प्राइस एक्शन को समझते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि कब और किस लेवल पर उन्हें बाय करना सही रहेगा। तो दोस्तों चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी को हम देखें, वीकली चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है। ये बताता है कि अभी बैंक निफ्टी कितना स्ट्रांग है और अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ये अपने न्यू ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर सकता है। और यहाँ अगर आप चेक करें फिबोनाची लेवल वाइज तो इसने पहले 0.5 का जो लेवल है उसका सपोर्ट लिया, फिर 0.382 जो होता है लेवल वहाँ पर इसने 3 बार सपोर्ट लिया और वहाँ से एक रैली दी है और अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा रिट्रेस हुआ है। तो अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है और फिर उसी पर रीटेस्ट करता है तो वहाँ से हम एक नई पोजीशन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए ही बना सकते हैं। और दोस्तों अगर स्टॉक वाइज बात की जाए तो HDFC बैंक की अगर वीकली चार्ट को ओपन करें तो फिबोनाची लेवल वाइज ये 0.236 जो लेवल है वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ये 1700 के जो टारगेट्स हैं जो इसका ऑल टाइम हाई है तो वहाँ तक के तो टारगेट्स शॉर्ट टर्म में ही दे सकता है और ये इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर है, तो इस पर अभी बाइंग की जा सकती है। और अगर RSI देखा जाए तो RSI इसका 56 के अराउंड है, अगर ये 60 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये एक अच्छी रैली अच्छा रनअप दे सकता है और ये 60 आने के बाद ये शायद सुपर ट्रेंड भी आ जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी। दोस्तों ICICI बैंक अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है और चार्ट वाइज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, वॉल्यूम भी बाइंग की काफ़ी ज़्यादा है, इवन इसने निफ्टी को भी काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्म किया हुआ है। एंड अगर RSI को देखा जाए तो इसका 71.52 चल रहा है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस समय भी और इसमें अभी भी काफ़ी स्कोप है आगे जाने की। पर ये अगर रिट्रेस करता है, अगर आप देखें पुराना चार्ट यहाँ रिट्रेस करता है 850 और 820 के लेवल्स पे, तो वो बाइंग की बहुत ही एक इन्वेस्टिंग का अच्छा अवसर रहेगा। और दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का अगर वीकली चार्ट को देखा जाए तो ये भी अपने 0.236 जो फिबोनाची लेवल रहता है वहाँ से थोड़ा रिट्रेस हुआ है, तो अगर ये इसे तोड़ता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई जो है 2300 के अराउंड तक जा सकता है
और इसमें भी बाइंग की अच्छी वॉल्यूम है। निफ्टी को इसने अभी रिसेंटली आउट परफॉर्म किया है और इसका RSI 0 के ऊपर आ गया है। और अगर इसके स्टॉक RSI की बात करें तो ये 59 के अराउंड है, और यही अगर 60-62 के अराउंड क्लोजिंग देता है तो कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और इसमें भी एक नई पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। तो दोस्तों ये तो हुआ HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों यहाँ हम टेक्निकल एनालिसिस में मेनली डिस्कस करते हैं, चार्ट से देख करके समझते हैं कि हम इसमें कब कैसे पोजीशन बना सकते हैं। पर आप इसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए और ट्रेड करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लें, अपनी खुद की रिसर्च करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही सेक्टर वाइज एक एक सेक्टर को डिटेल में एनालाइज करेंगे। दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।